हम देख रहे हैं स्किनर का सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने स्किनर के सिद्धांत की विशेषताएं देखी थी और उसकी शैक्षिक उपादेयता देखी थी। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लाभ और हानि। तो जैसे हमने स्किनर सिद्धांत की शैक्षिक उपादेयता देखी, लेकिन इसके साथ ही स्किनर सिद्धांत में कुछ कमियां या दोष हैं जो आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्किनर के सिद्धांत की कमियां। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है पशु पक्षियों के लिए उपयोगी। तो पहला पॉइंट है कि इसका सिद्धांत पशु पक्षियों के लिए उपयोगी है। तो पॉइंट बनेगा पशु पक्षियों के लिए उपयोगी। यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है, तो यह उनके प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। अतः यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि स्किनर ने अपने सारे प्रयोग पशु पक्षियों पे किए थे, चूहे कबूतरों पे किए थे। तो पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, नहीं ये सिद्धांत पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, किंतु मनुष्यों के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। तो पहला पॉइंट हो गया पशु पक्षियों के लिए उपयोगी। दूसरा है कम बुद्धि वाले प्राणियों हेतु। यह सिद्धांत बुद्धिहीन तथा कम बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक बुद्धिमान, चिंतनशील, विवेकपूर्ण प्राणी है। तो ये सिद्धांत बुद्धिमान, चिंतनशील और एवं विवेकपूर्ण प्राणी पर लागू नहीं होता है, मतलब ये सिद्धांत कम बुद्धि वाले प्राणियों हेतु उपयुक्त है। तीसरा है आनुवांशिक एवं संरचनात्मक पक्षों की अवहेलना। इस सिद्धांत में प्राणी के अनुवांशिक एवं संरचनात्मक पक्षों की अवहेलना करते हुए सामान्यकरण पर बल दिया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्किनर ने क्या किया, सबके लिए ये नियम बता दिया गया, सबके लिए सामान्यकरण कर दिया गया, जबकि सीखने में किसका प्रभाव पड़ता है? अनुवांशिक का और संरचनात्मक गुणों का। तो संरचनात्मक पक्षों की अवहेलना की है और अनुवांशिक की अवहेलना की है, और सबके लिए सामान्यकरण ये कर दिया गया है। तो इस सिद्धांत में प्राणी के अनुवांशिक एवं संरचनात्मक पक्षों की अवहेलना करते हुए सामान्यकरण पर बल दिया गया है, जो उपयुक्त नहीं है। चौथा है उद्देश्य प्राप्ति की लगन। स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, क्योंकि स्किनर के सिद्धांत में है कि उसको पुनर्बलन मिलता है, हर जगह पुनर्बलन का नाम आया है। तो स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन क्या होती है? उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है ना। मनुष्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगन से कार्य करता है, तो उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। पांचवा है पुनर्बलन का सतत प्रयोग। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का सतत प्रयोग होना आवश्यक है। इसके अभाव में सीखने की क्रिया मंद होती जाती है। मतलब जो स्किनर का प्रयोग है उसमें हर जगह पुनर्बलन की बात की कि अनुक्रिया करने पर उसको पुनर्बलन मिलता है, तो उस पुनर्बलन का सतत प्रयोग होना आवश्यक है। यदि सतत प्रयोग नहीं होता है पुनर्बलन का, तो धीरे धीरे सीखने की क्रिया मंद होती जाती है और अंत में समाप्त हो जाती है। छठवा है सीखना यांत्रिक होता है। तो इस सिद्धांत में स्किनर ने सीखने को यांत्रिक माना है, जबकि सीखना यांत्रिक नहीं होता, मतलब सीखना यांत्रिक होता है, इसलिए इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां है तत्परता के नियम की उपेक्षा। तो इस सिद्धांत में सीखने के तत्परता के नियम की उपेक्षा की गई है। और आठवां पॉइंट है थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत का ही विकसित रूप है, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों की राय है कि जो स्किनर का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत का ही विकसित रूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्किनर के सिद्धांत में इतनी कमियां या ये दोष पाए गए हैं। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।